नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज के जो स्लाइड्स हैं इनमें हम आज का जो लेक्चर है हमारा उसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि जो ऋग्वैदिक संस्कृति थी वो बेसिकली सप्त संदव क्षेत्र में व्याप्त हुई थी प्रारंभ में। और बाद में जो कालांतर में उत्तर वैदिक काल में आते आते ये जो संस्कृति है उत्तर वैदिक काल का, सबसे पहले हम टाइम एक बार डिसाइड कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के लिए भी इतिहासकारों में कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन अ, जो आज के जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो इसका टाइम पीरियड लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 600-700 ईस्वी पूर्व के आस मध्य निर्धारित करते हैं। और उन्हीं के अनुसार ये जो संस्कृति है प्रारंभ में, जो ऋग्वैदिक काल में ये संस्कृति सप्त सैंधव प्रदेश तक सीमित रही और कई वर्षों तक ये यहाँ पर रहते हुए उन्होंने अपनी संस्कृति का विकास किया। और अपने अच्छे घोड़ों, अस्त्र-शस्त्रों और युद्ध कौशल के बल पर यहाँ के जो लोकल मूल निवासी हैं उनको उनको हराते हुए विजयी हो और खुद विजयी होते हुए आगे बढ़ते चले गए। बाद में इन्होंने अपने ये जो पंजाब का जो क्षेत्र है, दोआब का जो क्षेत्र है, इससे भी आगे बढ़ कर के इन्होंने जो प्राचीन सरस्वती दृष्टि नदी है, इन इन क्षेत्रों पर अधिकार किया। इस क्षेत्र को उन्होंने ब्रह्मव्रत नाम दिया। और इसके बाद में उत्तर वैदिक काल तक आते-आते इन्होंने थानेश्वर, राजस्थान, मथुरा, गंगा यमुना का जो मध्य भाग है, यहाँ पर अपना अधिकार प्रारंभ कर दिया। इसे ऋग्वेद काल में ब्रह्मश्री प्रदेश कहा गया है। इसके बाद में इन्होंने हिमालय, विंध्याचल के पूर्ववर्ती जो क्षेत्र है उस पर इन्होंने अधिकार किया, जिसे कि मध्य देश कहा गया है। और इस तरीके से हिमालय से लेके विंध्याचल और पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक के कई क्षेत्रों पर आर्य संस्कृति का स्थायी निवास हो गया था। और यहाँ की जो यहाँ की जो लोग पहले से रह रहे थे उन लोगों की जो संस्कृति के साथ में एक अन्योन्य क्रिया हुई और इस क्रिया के माध्यम से एक नई संस्कृति का विकास हुआ। और ये वैदिक संस्कृति के सभ्यता और वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। उत्तर वैदिक की काल की जानकारी हमें मुख्य रूप से ऋग्वेद से मिलती है, लेकिन ऋग्वेदिक काल की जानकारी हमको मुख्य रूप से ऋग्वेद से मिलती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल के संस्कृति के बारे में जानने के लिए हमारे पास में अन्य साक्ष्य, अन्य अभिलेख, अन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसे कि यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से हमको जानकारी मिलती है। और उत्तर वैदिक काल की साथ साथ में ब्राह्मण ग्रंथों से भी हमको जानकारी मिलती है कि किस तरीके उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड जो है वो महत्वपूर्ण हो गए थे। साथ ही साथ आरण्यक से भी हमें जानकारी मिलती है, जो कि जो प्रारंभ में जो आर्यों के मन मस्तिष्क में जो आध्यात्मिक, दार्शनिक और पारलौकिक चिंतन का विकास हुआ, उसकी हमको झलक इन आरण्यक में दिखाई देती है। और कालांतर में उपनिषद के माध्यम से जो जो दार्शनिक जो विचार हैं उसकी पराकाष्ठा हमको उपनिषद में मिलती है, जैसे कि ईश केन कंठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐतरेय तैतरेय छांदोग्य, ये जो उपनिषद हैं इनसे हमको उसकी जो आर्यों की जो दर्शन की उच्च स्तर की हमको जानकारी यहाँ मिलती है। और उनके गहन जीवन के प्रति जो उनके गहन विचार हैं उनकी जानकारी हमको यहाँ पर दिखाई देती है। तो के उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी के लिए बहुत सारे जो जो साहित्य उपलब्ध हमारे पास में। इसके अतिरिक्त एक वेदांग बहुत महत्वपूर्ण है। जब उत्तर वैदिक काल का अंत होने लगा, उसका अंतिम चरण था, तब बहुत सारे लोग वेदों के जो वास्तविक अर्थ है उनको भूलने लग गए थे। तब वेदांग की रचना की गई। और इस वेदांग के अंदर 6 वेदांग हैं, जिनमें कि व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, ये हैं जिनसे कि जो वेद हैं वेदों की मंत्रों की जो हमको जानकारी
और उनके अर्थ की जानकारी हमको मिलती है। तो ये सब वैदिक साहित्य का एक हिस्सा थे, जिनसे कि हमको मुख्य रूप से पूरे वैदिक काल की जानकारी उपलब्ध होती है। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद काल में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से एक कबीलाई संस्कृति थी और भूमि का इतना महत्व नहीं था। लेकिन जब उत्तरवादी काल में आर्य सप्तसंदर क्षेत्र से भारत के अन्य भागों में बढ़ना शुरू हुए और यहाँ के जो अनार्य हैं उन लोगों को खदेड़ते हुए अपनी बस्तियां स्थापित करने लगे, तब भूमि का महत्व धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगा। और इसका इसका जो जो साक्ष्य हमको ऐत्रेय, शतपथ, इन ब्राह्मणों से भी हमको जानकारी होती है। इस समय उत्तरवैदिक काल में जो ऋग्वेद काल के जो प्रमुख जन थे जिनमें पुरु, अनु, दुरु, यदु, यजुर्वेश ये सब अपना गौरव खो चुके थे, और ये जो छोटे छोटे जो जन थे वो अन्य जनों से मिलकर के अब संयुक्त हो गए थे। इनमें से एक जो जन था वो था कुरु नाम का, और ये एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में, संगठन के रूप में उभरा। और राजनीतिक व्यवस्था भी जो है उसमें भी बहुत सारे बदलाव हुए। जो राजनीतिक व्यवस्था ऋग्वेद काल में साधारण सी थी, राजा का कोई महत्व नहीं था, बल्कि वो सामान्य जनों में सिर्फ प्रधान था। लेकिन अब राजा की जो शक्तियां हैं उनमें भी बहुत ज्यादा विस्तार हुआ उसकी, राजा की शक्तियों का भी। अब जो राजा है वो केवल वंशानुगति ही नहीं होते थे, बल्कि अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकार करते ही रहते थे। और साथ ही साथ में अन्य उपाधियां धारण करते थे, जिससे कि जो उनका स्टेचर है वो बढ़ता था। साथ साथ में वो कुछ यज्ञ करते थे ताकि उन्हें विशेष उपाधियां प्राप्त हो सकें, जैसे राजसूय यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, वाजपेय यज्ञ करते थे। इन यज्ञों का संपादन करने से उनका जो वैभव है, उनका जो स्टेचर है वो बढ़ता था। तो जो उत्तर वैदिक काल है, इसलिए उत्तर वैदिक काल में जो राजा की शक्ति है उसके अंदर बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, और ये जो राजा हैं अब धीरे धीरे धन, वैभव वैभव संपन्न होने लगे अब। और इसके अधिकारों में भी बहुत ज्यादा, पहले राजा जो कि केवल समिति या सभा के अनुसार ही कार्य करता था, उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता था और युद्ध में केवल उनको लीडरशिप प्रदान करता था। लेकिन अब ये जो राजा है उसके और भी इसमें और भी शक्तियां उसको उसको प्राप्त हो गई, बल्कि सारी जो शक्तियां हैं वो वो उसी में केंद्रित हो गई। राजा राज्य का स्वामी बन गया और उसको ये अधिकार प्राप्त हो गया कि वो किस व्यक्ति को अधिकारी नियुक्त करे और किस व्यक्ति को पदच्युत करे, और साथ साथ में न्याय के क्षेत्र में भी वो सर्वोच्च अधिकारी बन गया। इसके अलावा यद्यपि वो उसकी शक्तियों पे किसी प्रकार कोई नियंत्रण नहीं था, फिर भी इससे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो जब अपने कर्तव्यों का पालन करे तो अपने अधिकारों से अपने जो अधिकारी हैं उन लोगों से विचार विमर्श जरूर करे। साथ ही साथ उसके प्रमुख कर्तव्य होते थे प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करना करना इन ये सब कार्य करते थे। साथ साथ में जो राजा है, अब कर व्यवस्था जो थी वो रेगुलराइज हो गई थी, राजा भूमि का स्वामी माना जाने लगा था, राजस्व यज्ञ राजा करने लगे थे, बड़े बड़े राज्याभिषेक करते थे, जिससे कि राजा जो है उसकी शक्तियों में बहुत ज्यादा विस्तार प्रारंभ हो गया। इसी तरीके से उत्तर वैदिक काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था जो कि प्रारंभ में सिंपल थी, ऋग्वेदिक काल में हम जानते हैं कि पुरोहित, सेनापति, ग्रामीणी यही लोग हुआ करते थे अधिकारी के रूप में। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में अधिकारियों की संख्या में बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, और शतपथ ब्राह्मण में हमको 11 तरीके के अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें की सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, क्षता यानी कि प्रतिहारी, संग्रहिता, बागदूत यानी कि कर संग्रहकर्ता, अक्षवाप,
दूत क्रीड़ा का प्रधान, पालागल राजा का मित्र। इन अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था और ये जो अधिकारी होते थे वो राजा के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। और ये अधिकारी राजा के प्रति अगर स्वामी भक्त नहीं होते तो राजा को अधिकार होता था कि वो इनको अपने पद से हटा दें। तो इस तरीके से जो राजा की शक्ति है उनमें बहुत ज्यादा विस्तार इस काल में हमको देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।